नमस्कार, ऑगस्ट डिजिटल में आपका स्वागत है। हफ्ते भर की खबर में राज्य में क्या कुछ बड़ा घटा, देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें, इसके साथ ही खेल और व्यापार जगत से जुड़ी खबरें भी आपके लिए सामने रखी हैं। तो पहले नजर डालते हैं सबसे बड़ी खबर पर। उड़ीसा से इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर में है राज्य का बजट। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3,10,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। प्रशासनिक खर्च के लिए 1,14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि पंचायत राज विभाग को 34,114 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 17,736 करोड़ और शिक्षा के लिए 15,849 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जन आरोग्य योजना के लिए 6,309 करोड़, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन के लिए 5,008 करोड़ और पर्यटन आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। सरकार का दावा है कि बजट ओडिशा को विकास के नए शिखर पर ले जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3,10,000 करोड़ रुपए का पूर्ण बजट पेश किया है। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 6.9% अधिक है। इस बजट में महिला सशक्तिकरण को खास प्राथमिकता दी गई है। सुभद्रा योजना के लिए 10,145 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना की घोषणा की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शिक्षा के लिए उनके नाम पर 20,000 रुपए की बचत योजना बनाई जाएगी और स्नातक पूरा करने पर 1,01,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए 23,182 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है, जो कुल बजट का 7.5% से अधिक है। सरकार का कहना है कि यह बजट महिलाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में ओडिशा ने अपनी एआई क्षमता का दमदार प्रदर्शन किया। राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग ने हॉल नंबर 5 में एक विशेष पैवेलियन स्थापित किया, जहां ओडिशा के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश संभावनाओं को वैश्विक निवेशकों के सामने प्रस्तुत किया गया। विशाल कोणार्क चक्र की थीम के साथ एआई फर्स्ट ओडिशा विजन को प्रदर्शित किया गया, जहां चिप, कोड और नीति को जोड़ते हुए भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश की गई। ओडिशा देश का पहला राज्य है जिसने स्वतंत्र एआई नीति लागू की है और इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 4 सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित की जा रही हैं, जिनमें लगभग 6,000 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। इनमें इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा स्वीकृत यूनिट्स भी शामिल हैं। सरकार का दावा है कि ओडिशा अब सेमीकंडक्टर निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बनकर उभर रहा है। राजनीति से इस सप्ताह की बड़ी खबर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 10 राज्यों में राज्यसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। आगामी 16 मार्च को महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा समेत 10 राज्यों की कुल 37 सीटों के लिए मतदान होंगे। ओडिशा की 4 राज्यसभा सीटों पर भी चुनाव कराया जाएगा। 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। 5 मार्च नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 मार्च तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना की जाएगी। पूरी चुनावी प्रक्रिया 20 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। ओडिशा से जिन सांसदों का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, उनमें ममता महंत, मुन्ना खान, सुजीत कुमार और निरंजन मिसी शामिल हैं। राज्य के 10 जिलों में जमीन के नीचे सोने के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। विधानसभा में जानकारी देते हुए खनन मंत्री विभूति भूषण जेना ने बताया कि देवगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के कई इलाकों में सोने के पत्थर यानी गोल्ड स्टोन की पहचान की गई है। राज्य खनन एवं भू विज्ञान निदेशालय और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने G2 स्तर तक अन्वेषण कार्य पूरा कर लिया है। केंदुझर, सुंदरगढ़, कोरापुट, मालकानगिरी, अनुगुल, बौद्ध और संबलपुर सहित अन्य जिलों में भी सोने के अंश बिखरे रूप में पाए गए हैं। सरकार के मुताबिक विभिन्न चरणों में प्रारंभिक सर्वे और जांच की जा चुकी है, जिससे भविष्य में खनन की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। यह खोज राज्य की खनिज संपदा और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को 1 दिवसीय दौरे पर ओडिशा पहुंचेंगे। अपने इस दौरे पर वे कटक जिले के मुंडले स्थित सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कैंपस में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुंडले सीआरपीएफ परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री जवानों को संबोधित करेंगे। सूत्रों के अनुसार ओडिशा में चल रहे माओवादी विरोधी अभियानों की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा भी की जा सकती है। साल 2026 तक
देश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के लक्ष्य पर भी चर्चा संभव है। इसके अलावा राज्य में भारतीय न्याय संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विचार विमर्श हो सकता है। गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर कटक और भुवनेश्वर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ओडिशा की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सुभद्रा योजना की चौथी किश्त जारी की जाएगी। उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने जानकारी दी है कि महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 5,000 रूपए ट्रांसफर किए जाएंगे। राज्य भर में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और कुल मिलाकर लगभग 5,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। इससे पहले लाभार्थियों को 3 किश्तों में 15,000 रूपए की सहायता राशि मिल चुकी है। योजना के तहत हर साल 2 चरणों में 5,000 रूपए यानी कुल 10,000 रूपए की सहायता दी जाती है। जनवरी में नए और छूटे हुए लाभार्थियों को भी योजना में शामिल किया गया था। वंचित महिलाओं को भी अब लाभ दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि ये योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। उड़ीसा से दुखद खबर है। संबलपुर की पूर्व विधायक और प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर रासेश्वरी पाणिग्राही का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह लंबे समय से स्नायु संबंधी बीमारी से पीड़ित थी। सोमवार रात को संबलपुर स्थित अपने निवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर पाणिग्राही ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राउरकेला में पूरी की, जिसके बाद संबलपुर के GM कॉलेज से उच्च शिक्षा हासिल की। उन्होंने बुर्ला स्थित वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च से MBBS की पढ़ाई पूरी की और 1972 में डॉक्टर के रूप में सेवा शुरू की। वह सुंदरगढ़ जिला मुख्य चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ रहीं और बाद में बुर्ला मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। साल 2014 में BJD के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर वह विधायक बनी। उनके निधन से चिकित्सा और राजनीतिक क्षेत्र में शोक की लहर है। ब्रह्मपुर के चर्चित अधिवक्ता पितवास पंडा हत्या मामले में मंगलवार को चार्ज फ्रेम नहीं हो सका। 15 आरोपियों में से मुख्य आरोपी विक्रम पंडा स्वास्थ्य कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश नहीं हो पाए। वे जेल के मेडिकल वार्ड में इलाजरत हैं। विक्रम के वकील ने अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया कि मेडिकल से उन्हें जल्दबाजी में ब्रह्मपुर जेल भेजा गया। इस मामले में विक्रम की ओर से 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। पहली केस में जब्त किए गए साक्ष्यों की कॉपी उपलब्ध कराने को लेकर और दूसरी बेहतर इलाज के लिए भुवनेश्वर के निजी अस्पताल में उपचार की अनुमति देने के संबंध में है। अदालत ने सभी साक्ष्य 24 तारीख तक पेश करने का निर्देश दिया है। मेडिकल टीम की रिपोर्ट के मुताबिक विक्रम को सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अगली सुनवाई पर अब सबकी नजर टिकी है। ओडिशा में 19 तारीख से मैट्रिक परीक्षा शुरू हो गई है, जो 2 मार्च तक चलेंगी। इसके साथ ही स्टेट ओपन स्कूल सर्टिफिकेट और संस्कृत मध्यमा की परीक्षाएं भी आयोजित हुई। इस बार परीक्षा की निगरानी के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुल 3082 परीक्षा केंद्र और नोडल सेंटर CCTV कैमरों की सीधी निगरानी में रहेंगे। सभी केंद्रों से लाइव प्रसारण बोर्ड के कमांड कंट्रोल रूम तक होगा। बोर्ड कार्यालय में विशेष कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो परीक्षा संचालन की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। नकल रोकने के लिए 37 स्पेशल स्क्वाड गठित किए गए हैं, जबकि जिला स्तर पर 72 अतिरिक्त स्क्वाड तैनात रहेंगे। बोर्ड अध्यक्ष ने ये साफ चेतावनी दी है कि यदि किसी केंद्र पर अनियमितता पाई गई तो निरीक्षक और अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा के लिए 5,46,582 छात्र छात्राओं ने फॉर्म भरा। ओडिशा में +2 यानी उच्च माध्यमिक परीक्षा शुरू हो गई है। काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा द्वारा आयोजित इस परीक्षा में राज्य भर के 4,01,623 विद्यार्थी शामिल हुए हैं। पहले दिन विज्ञान संकाय के छात्रों की मातृभाषा उड़िया की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। पूरे राज्य में 1,357 परीक्षा केंद्र और 7 उपकेंद्र बनाए गए हैं। नकल रोकने के लिए 120 केंद्रीय स्क्वाड, 75 जोनल स्क्वाड और जिला प्रशासन की टीमें तैनात हैं। CHSE मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से सभी केंद्रों की CCTV निगरानी की जा रही है। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित है और 25 मार्च तक चलेंगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्कूल शिक्षा मंत्री ने परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में रखे सोने के आभूषण और बहुमूल्य रत्नों की गिनती जल्द शुरू की जाएगी। श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी के रत्न भंडार की अंतिम गिनती साल 1978 में हुई थी। अब नई प्रक्रिया के तहत सभी आभूषणों का मिलान 1978 की सूची से किया जाएगा और एक अंतिम अद्यतन सूची तैयार की जाएगी। पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी होगी और एक डिजिटल कैटलॉग तैयार होगा, ताकि भविष्य में पारदर्शिता बनी रहे। लोक सेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा हुई। रत्न भंडार के अंदर और बाहर मरम्मत और संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 95 दिनों और 333 घंटे के काम में पूरा किया गया है।
श्री मंदिर प्रशासन ने गिनती की एसओपी तैयार कर ली है और सरकार की मंजूरी के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत के साथ ही कार्यक्रम का उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया को एआई के मंच पर एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े वैश्विक परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में 45 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लिए। इंडिया एआई मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। 38,000 से अधिक जीपीयू साझा कंप्यूटिंग एक्सेस के लिए जोड़े गए। 12 भारतीय फाउंडेशन मॉडल विकसित किए जा रहे हैं और 30 से अधिक भारत विशिष्ट एआई एप्लीकेशन को मंजूरी मिली है। एआई इम्पैक्ट समिट ने भविष्य के डिजिटल दुनिया की एक स्पष्ट झलक पेश की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। अपने कार्यकाल में यह उनका चौथा भारत दौरा है। मुंबई एयरपोर्ट पर उनका स्वागत महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच रक्षा, व्यापार, तकनीक, स्वास्थ्य, कौशल विकास और सप्लाई चेन जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होने के साथ ही सूत्रों के अनुसार करीब 1 दर्जन समझौते और एमओयू पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। दोनों नेता गेटवे ऑफ इंडिया पर भारत फ्रांस नवसृजन वर्ष का उद्घाटन करने के साथ 2026 तक इसे मनाए जाने की बात कही। रक्षा क्षेत्र में भारत द्वारा 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 चरण में टीम इंडिया की अग्नि परीक्षा शुरू होने जा रही है। रविवार को अहमदाबाद में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। यह मुकाबला टूर्नामेंट के अगले चरण की दिशा तय करने में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ यह मैच आसान नहीं होगा। क्रिकेट प्रेमियों की नजरें इस हाई वोल्टेज मैच पर टिकी हैं, जहां जीत से सेमीफाइनल की राह और मजबूत हो सकती है। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले 4 और 5 मार्च को खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 8 मार्च को आयोजित होगा। बॉलीवुड से बड़ी खबर है। दिग्गज स्क्रीन राइटर सलीम खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें 17 फरवरी की सुबह अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक उन्हें हल्का ब्रेन हैमरेज हुआ और फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। हालांकि राहत की बात है कि सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। बेटे सलमान खान लगातार अस्पताल में मौजूद रहे। अभिनेता संजय दत्त और गीतकार जावेद अख्तर ने भी उनसे मुलाकात की। डॉक्टर जलील पारकर की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। बॉलीवुड से सनसनीखेज खबर सामने आई है। अभिनेता रणवीर सिंह को बिश्नोई गैंग के नाम से रंगदारी की धमकी मिली है। सूत्रों के अनुसार रणवीर के मैनेजर को एक अमेरिकी नंबर से वॉइस नोट भेजा गया, जिसमें 10 करोड़ रुपए की मांग की गई है। धमकी मिलने के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। जांच एजेंसियां अब कॉल डिटेल, नंबर की लोकेशन और वॉइस रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच कर रही हैं। फिलहाल इस मामले में अधिकारियों द्वारा सबूत जुटाए जा रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी वास्तव में गैंग से जुड़ी है या किसी शरारती तत्व का काम है। रणवीर सिंह की सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ाया गया है। ऑर्गस्ट साप्ताहिक समाचार में हफ्ते भर की खबरों में ये थी मुख्य खबर, जो थी बड़ी सुर्खियां। इसके साथ ही खबर भी बटोरी। तो ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ऑर्गस्ट डिजिटल।